माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। कमर सीधी करके स्थिर चित्त के साथ उस शक्ति का आवाहन करते हैं जो सद्ज्ञान सद्भाव की देवी हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये महत्वपूर्ण अवसर देव संस्कृत विश्वविद्यालय का मृत्युंजय सभागृह उत्तराखंड की पावन भूमि है। गंगा के अवतरण का सौभाग्य इसको मिला, हिमालय के प्राकट्य का सौभाग्य मिला, पंच बद्री पंच केदार की भूमि, उस भूमि पर आज हम लोग आकर के उपस्थित हुए तो यहाँ पर उपस्थित होना ही अतिशय सौभाग्य का विषय है। उस सारे सौभाग्य को लेकर एक बार पुनः इस देववाणी की भूमि पर आपका भाव भरा स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम लोग जब देव संस्कृत विश्वविद्यालय की इस यात्रा का अवलोकन करते हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ इट, हम लोगों की दृष्टि अपने आप पहले कदम की ओर मुड़ जाती है। हिंदी में एक कहावत है कि किसी भी योजना का परिणाम कितना भी विलक्षण क्यों ना आए, पर हमेशा पहला कदम मूल्य का होता है। वृक्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बीज मूल्य का हो जाता है। व्यक्ति एवरेस्ट को भी चूम करके क्यों ना आए, पहला कदम कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। तो आज यदि हम लोग देव संस्कृत विश्वविद्यालय को देखें तो बिना शांति कुंज को देखे उस यात्रा का उल्लेख करना असंभव हो जाता है। और वो शांति कुंज जिसकी स्थापना दो ऐसी अवतारी चेतनाओं के द्वारा हुई जिनको हम लोग पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी कह करके पुकारते हैं। संभव है कि कुछ लोग उनके जीवन यात्रा से अपरिचित हों, तो मैं कहूँगा कि एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में कल्पना करके देखें जिनकी 80 वर्षों की जीवन यात्रा में लगभग 42 वर्ष एकांत में गुजरे। ही वॉज इन इनकॉग्निटो सॉलिट्यूड इन हिमालयाज। 15 वर्ष की आयु में गुरुदेव हिमालय साधना के लिए चले गए और बाकी के 38 वर्षों में, उन 42 वर्षों में तो गुरुदेव ने साधना के अंतिम शिखर को, एवरेस्ट को एक बार नहीं बल्कि 24 बार स्पर्श किया। कोई भी साधक अपनी यात्रा को लेकर के चलता है तो उसके मन में एक ही कामना होती है कि मैं महापुरुष चरण को करूं, और उस महापुरुष चरण को पूज्य गुरुदेव ने एक बार नहीं बल्कि 24 बार किया। उस शिखर को स्पर्श करने वाले बाकी के 38 वर्षों में जो जीवन उनका पब्लिक रहा, सार्वजनिक रहा, उस अवधि में गुरुदेव ने 3400 पुस्तकों को लिखा। इट टुक ए टीम ऑफ 12 पीपल टू डिजिटाइज द एंटायर लिटरेचर इन 12 ईयर्स। सारी किताबों को एक के बाद एक यदि हम लोग लगा करके रखें तो 800 मीटर की स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है। इतना गुरुदेव लिख करके गए, स्वयं कहा कि मैं अपने वजन से ज़्यादा का लिख करके जा रहा हूँ। और अद्भुत चिंतन को देने वाले, पूरे आर्ष साहित्य का अनुदन करने वाले, वेद उपवेद वेदांग श्रुति स्मृति दर्शन आरण्यक, और उसको निःशुल्क उपलब्ध कराने वाले। ये कहा कि विजडम शुड नॉट बी प्राइस्ड। जो ज्ञान है उसका कोई मूल्य नहीं होता है, तो उसका कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई कहीं भी, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में उसका इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। और अद्भुत चिंतनों को देने वाले वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का चिंतन गुरुदेव ने 1956 में दिया। ये कहा कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक है। यदि विज्ञान अध्यात्म से दूर हो जाएगा तो विनाश की ओर जाएगा। वी हैव द सेम एटम, आइदर यू मेक द एनर्जी यू मेक द बॉम्ब, चॉइस लाइज विद यू। और यदि धर्म विज्ञान से दूर हो जाता है तो अंधविश्वास बन जाता है। लोग करते तो हैं पर उन्हें पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं। दोनों ही यात्राओं का साथ चलना अनिवार्य है। और सही पूछे तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का आधार वही वैज्ञानिक अध्यात्मवाद रहा। एक सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर गुरुदेव रहे। महात्मा गांधी के साथ, महर्षि अरविंद के साथ 4 वर्ष आसनसोल की जेल में गुजारे, और बाहर निकलने के बाद वो सारे सम्मान भारत की जनता को गुरुदेव ने यूं ही उपहार में दे दिए। एक ऋषि की तरह का जीवन जिया, और जिस तरीके से पूज्य गुरुदेव का जीवन था ठीक वैसा ही जीवन वंदनीय माता जी का था। आज हम लोग इस बात को बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि गायत्री परिवार में परिवार माता जी हैं और गायत्री गुरुदेव है। 1926 में जो वंदनीय माता जी की यात्रा आरंभ हुई वो अब लगभग 100 वर्ष की ओर पहुंच रही। अगले वर्ष में 2026 में हम लोगों के लिए सौभाग्य का वर्ष होगा कि हम वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष मना रहे होंगे, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष मना रहे होंगे। और जिस तरीके का
चिंतन, व्यक्तित्व, कृतित्व पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का रहा, लगभग वैसा ही उनका प्रभाव रहा। मैं समझता हूँ कि ऐसा भारत के इतिहास में कम व्यक्तित्व हुए होंगे जिनको भारत के स्कोलेस्टिक जगत ने भी उतना ही प्रेम दिया हो जितना सामान्य व्यक्ति ने दिया हो। 300 people did the PhD on Gurudev's literature, while millions loved them like father and mother. एक इस तरीके की वर्सिटिलिटी थी जो बहुत रेयर है, उसको कहीं देखने को नहीं मिलती। मुझे अभी भी याद है दारुल उलूम के जो हेड थे वो गुरुदेव से मिलने के लिए आए और गुरुदेव से मिले तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे को विश्वास नहीं होता है कि यू आर द सेम पर्सन। आप जब बोलते हैं तो इतना सरल बोलते हैं, साधारण बोलते हैं, जब आप लिखते हैं तो आपकी भाषा इतनी परिष्कृत है, प्रांजल, इट्स सच प्योर एंड प्रिस्टीन, एंड व्हाइल यू आर टॉकिंग टू अस इट इज सो सिंपल एंड हम्बल। तो गुरुदेव ने इतनी प्यारी बात बोली, बोले जो गांव की चौपाल पर बैठता है उसके लिए मैं बोलता हूँ, और जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ता है उसके लिए मैं लिखता हूँ। वो जो रेयरिटी थी उनके व्यक्तित्व के अंदर, उसी ने शायद इतने करोड़ों लोगों को जोड़ने का आधार और माध्यम बनाया। और उसी कारण गुरुदेव ने जब शांति कुंज का चिंतन दिया तो करोड़ों लोग खिंच करके आए। 1962 में गुरुदेव ने चिंतन दिया जिसको हम लोग युग निर्माण योजना कह करके पुकारते हैं कि यदि हर व्यक्ति अपने लिए ही सोचेगा, इफ आई ओनली थिंक अबाउट माई सेल्फ एंड नथिंग फॉर द लार्जर ह्यूमैनिटी, देन व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी आई एम लीविंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? देयर वुड बी टोटल annihilation. So he talked about two principal things, self embellishment and social upliftment. मैं अच्छा बनूं, समाज को रहने के लिए बेहतर बनाऊं। और उस चिंतन के साथ गुरुदेव ने शांति कुंज की स्थापना करी 1971 में, और ये कहा कि इसमें हम पैसे नहीं लेंगे। ये जो अद्भुत बात है कि लगभग आप यदि तीनों कैंपस को ले लें तो 200 एकड़ में तीनों कैंपस फैले हुए हैं, शांति कुंज आश्रम, विश्वविद्यालय, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान, 25,000 के करीब लोग रह सकते हैं। आज तक पैसा लिया नहीं गया, और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भविष्य में भी लिया नहीं जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि यदि पैसा लेना होता तो हम लोग होटल खोलते, आश्रम का मतलब नहीं। यदि बनाना ही है तो फिर हम लोग उसको इस भाव के साथ बनाएं कि यहाँ से व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को लेकर के जाए। तो उस भाव के साथ शांति कुंज को बनाया कि शांति कुंज मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। इंसान को बनाने के लिए, इमारतें तो दुनिया में बहुत हैं, पर यहाँ से इंसान को बनाने का भाव व्यक्ति लेकर के जाए। और शायद यही कारण रहा कि भारत सरकार ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार शांति कुंज को और पूज्य गुरुदेव को डाक टिकट रिलीज करके सम्मानित किया। हम लोग उत्तर भारत में संभवतः अकेला इंस्टीट्यूशन है जहां पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट रिलीज करके पूज्य गुरुदेव को और शांति कुंज गायत्री परिवार को सम्मानित किया गया। 1990 में शंकर दयाल शर्मा जी जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्हें न केवल गुरुदेव की स्मृति में डाक टिकट को रिलीज किया बल्कि एक पुस्तक भी लिखी, शिरोमणि। गुरुदेव को अलग से प्रतिष्ठित करते हुए एक पुस्तक लिखी, शिरोमणि। और एक सौभाग्य भी 2021 में जब शांति कुंज 50 वर्ष का हुआ तो उस समय भारत सरकार के द्वारा उसकी स्मृति में एक डाक टिकट रिलीज किया गया। और उस अवसर पर भारत के गृह मंत्री, भारत के स्वास्थ्य मंत्री सरसंघ चालक जी, आचार्य देवव्रत जी जो उस समय गुजरात के गवर्नर थे, श्री एकनाथ शिंदे जी जैसी गणमान्य विभूतियों का आगमन भी यहाँ शांति कुंज के पावन परिकर में हुआ। 1992 में गुरुदेव ने, माता जी ने एक चिंतन दिया, देव संस्कृति दिग्विजय अभियान। ये कहा कि भारतीय संस्कृति के 2 ही आधार हैं, सद्बुद्धि और सदकर्म। मैं अच्छा सोचूं और अच्छा करूं। सद्बुद्धि की देवी जो है वो माँ गायत्री है और सदकर्म के देवता जो है वो यज्ञ है। और वो जो अभियान 1992 में उनने प्रज्वलित किया वो एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पिछले वर्ष पहुंचा जब 47वां अश्वमेध यज्ञ मुंबई की धरती पर हुआ। उस अवसर पर वहाँ के राज्यपाल महोदय, भारत के प्रधानमंत्री महोदय हम लोगों के साथ जुड़े, और साथ ही साथ अनेक गणमान्य विभूतियाँ, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, सभी का आगमन और जुड़ाव इस महत्वपूर्ण अवसर पर हुआ। और वो जो देव संस्कृति दिग्विजय अभियान की ज्वाला उस समय जली थी, उसी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना करी। गुरुदेव ने ये कहा कि देव संस्कृति जो है वो 2 चीजों से परिभाषित होती है, एक ज्ञान अपने शिखर पर पहुंचे और दूसरा भावनाएं अपने शिखर पर पहुंचे। हमारा जो विवेक है वो अपने शिखर पर हो तो प्रज्ञा कहलाएगा, हमारी भावनाएं अपने शिखर पर हो तो श्रद्धा कहलाएंगे। और उन दोनों को आधार बनाकर गुरुदेव ने अपने समय में ही अपने स्मृति स्थल की स्थापना करी, इस भाव के साथ करी कि उनके जाने के बाद लोग व्यक्ति को नहीं उद्देश्य का स्मरण करें। प्रखर प्रज्ञा, सरल श्रद्धा। आज भी आप 15 करोड़ गायत्री परिजन हैं, कोई हवाई में बैठा होगा, कोई होनोलुलु में, कोई हिरोशिमा में। यदि आप उनसे कहें कि वो आंखें बंद करके ये सोचे कि शांति कुंज किसका नाम है, तो उसके हृदय में छवि प्रखर प्रज्ञा, सरल श्रद्धा की निकल करके आती है। तो एक अद्भुत और दिव्य स्थान, अलौकिक स्थान। और ये गुरुदेव का कक्ष है। बहुत साधारण तरीके से, ऑगस्टीन तरीके से गुरुदेव ने अपने जीवन को गुजारा।
मुझे अच्छे से याद है कि गुरुदेव को एक पुस्तक लिखने में 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता था। गुरुदेव लिखते थे और कागज उड़ाते थे। ही यूज्ड टू राइट एंड शव इट इन देयर, बाय द टाइम यू कैच द नेक्स्ट पेज हैज अराइव्ड। ही ऐसा लगता था कि जैसे ज्ञान उनके माध्यम से प्रवाहित हो रहा है, और उसी भाव को गुरुदेव ने कहा, बोला, जिया और लोगों को जीने के लिए प्रेरित किया। ये कहा कि दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। सही पूछें तो गायत्री परिवार की स्थापना का जो मूल वाक्य है, ध्येय वाक्य है, वो यही रहा कि हमें वही जीवन जीने की आवश्यकता है जो हम अपने साथ जीने के लिए लोगों की चाहत रखते हैं। और उसी भाव को लेकर गुरुदेव ने ये गायत्री माता का मंदिर मुख्य आश्रम में बनाया। और इसके पीछे की कहानी अद्भुत है। बिरला जी के सुपुत्र गुरुदेव के पास गए 1951 में, 11 करोड़ रुपए लेकर के गए, गुरुदेव के चरणों में रखा। बोले गुरुदेव सोने का मंदिर बनाइए, आपसे ज़्यादा बढ़कर गायत्री का साधक नहीं, आप सोने का मंदिर बनाइए। गुरुदेव ने कहा बेटा पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं, वापस लेकर के जा। एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा। बोले तू स्कूल बना, हॉस्पिटल बना, कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बना, वो भगवान के मंदिर है। बोले हमें बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठाएंगे। इसीलिए क्या किया कि बाहर तो गायत्री माता का तो रखा ही रखा, शीशे और स्थापित कर दिए। इस भाव के साथ कर दिए कि आप भगवान को प्रणाम करो पर अपने अंदर छुपे भगवान को मत भूलो। जो असली भगवान है वो हमारे अंदर विद्यमान है। इस भाव के साथ इस पूरे परिकर की स्थापना हुई। और ये आप अपने सामने में शांति कुंज का हल्का सा विहंगावलोकन कर पा रहे हैं। एक तरफ माँ गंगा प्रवाहमान है, एक पूरा का पूरा कैंपस शांति कुंज आश्रम का है। ये शांति कुंज की पावन भूमि, और जिन 7 उद्देश्यों को लेकर शांति कुंज की स्थापना हुई, वही 7 के 7 उद्देश्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय का आधार बने। पहला था साधना। जो श्री राम थे द हिंदू ग्रुप के, वो गुरुदेव से मिलने के लिए आए। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव इट इज सच ए इनॉर्मस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डोंट यू पब्लिसाइज इट। गुरुदेव ने कहा बेटा वी आर नॉट ए प्रीचिंग इंस्टीट्यूशन, वी आर ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। वी कैन नॉट टेल अदर पर्सन टू चेंज देयर लाइव्स अनलेस वी हैव चेंज्ड इट आवरसेल्फ। हमारा जीवन ही हमारा विज्ञापन है। तो जो मूल में भाव रखा वो यही रखा कि हम बदलेंगे तभी तो दूसरा बदलेगा। जो मेन केंद्रीय वाक्य है, यदि आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी पढ़ें, तो हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। दूसरे को नहीं सुधारना है, हमें अपने को ही सुधारना है। और 7 क्रांतियों में से पहली अपने को बदलने की धारा है और 6 समाज को बदलने की धारा है। आज लगभग 500 के करीब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन गायत्री परिवार के हैं। उनके मूल में जो भाव है वो शिक्षा ही नहीं विद्या भी, कि शिक्षा तो साक्षरता देती है, सार्थकता विद्या से निकल करके आती है। जीवन जीने का उद्देश्य आता है तो फिर दोनों चीजें स्पष्ट हो पाती है। एक धारा शिक्षा की रही, एक धारा स्वास्थ्य की रही। आज लगभग 300 के करीब हेल्थ सेंटर्स गायत्री परिवार के द्वारा भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका इन स्थानों में भी चलाए जा रहे हैं। स्वावलंबन की एक महत्वपूर्ण धारा है, पर्यावरण संरक्षण की एक महत्वपूर्ण धारा है। ये कैंपस जो है वो लगभग 0 कार्बन फुटप्रिंट है। ऑल द फाइबर्स आर रिसाइकिल्ड टू मेक द बैग। जो हम लोग कपड़े पहने हुए हैं ये यहीं का हाथ का बना हुआ है। जितना ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है वो रिसाइकिल होकर के कागज में बदल जाता है। कुकिंग गैस जो है और गार्डनिंग वाटर वो हम लोगों के रिसाइकलिंग से आ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी लगभग 41.8% सोलर से आती है। तो इसके पीछे का भाव ये था कि यदि एक ऐसा कैंपस जहाँ पर 25,000 लोग नित्य प्रति आते हों, उसको हम कार्बन फुटप्रिंट से 0 कर सकें तो बाकी जगह पर भी कर सकते हैं। नारी सशक्तिकरण, अब तो परिभाषाएं बदल गई। तो 1970 के आप यदि विश्व की कल्पना करें, मेरी एक बहुत अच्छी मित्र है, नोबेल प्राइज विनर है, आयरलैंड की राष्ट्रपति रही 14 साल तक, मैरी मकलीस नाम है उनका। उनको पहला फीमेल बिशप नहीं बनने दिया गया। इन कैथोलिक चर्च इट्स नॉट परमिटेड। तो आप इमेजिन करके देखिए कि 1970s में जब लोग बोलते थे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं आ सकती, गुरुदेव ने शुरू में जितने लोगों को ट्रेन किया सब बहनें थी, ब्रह्मवादिनी के नाम से ट्रेन किया। ये प्रश्न ही हट गया कि वो कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, कि वो तो करा रही है, करना आपको तय करना है। तो एक अद्भुत भाव के साथ गुरुदेव ने सारे के सारे आंदोलनों को खड़ा किया और अंत में व्यसन एवं कुरीति उन्मूलन, दुष्प्रवृत्ति छुड़ाई जाए, सत्प्रवृत्ति लाई जाए, ये 7 के 7 आधार देव संस्कृति विश्वविद्यालय को बनाने के हैं। और भाव ये रखा कि हम एक बुराई छुड़ाएं, एक अच्छाई ले। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जितने संस्कार शांति कुंज में रोज होते हैं उसमें गुरुदेव ने दक्षिणा हटा दी, कॉन्सेप्ट दिया देव दक्षिणा। आपको एक बुराई छोड़नी है, एक अच्छाई लेनी है। पैसा नहीं देना है आपको, देना है तो आपकी बुराई देनी है, लेना है तो अच्छाई लेनी है। इस भाव के साथ शांति कुंज गायत्री परिवार का जो नींव है और जो उसके नींव का आधार रखा गया और उसी पर ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय का भवन खड़ा हुआ। तो आज जब हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय को देखते हैं तो इसी भाव के साथ देखते हैं कि ये जो
75 से ज़्यादा एकड़ का कैंपस है। इसके अंदर हम उन भावों को प्रस्फुटित कर सकें जो भाव भारतीय संस्कृति को जागृत जीवन बनाए रखने का आधार है। एक अद्भुत भाव गुरुदेव ने 1964 में दिया। उन्होंने कहा कि आज इंसान को इंसान बनाने वाले संगठनों का अभाव है। यदि हम लोग सिर्फ डिग्री देते हैं और कुछ नहीं देते तो हम में और फोटोकॉपी मशीन में क्या अंतर है। पहले कार्य जो था वो आचार्य करते थे और आचार्य शब्द आचरण से आया। आज वैसे व्यक्तित्वों को ढूंढना मुश्किल हो गया। तो गुरुदेव ने चिंतन ये दिया कि हम वातावरण के माध्यम से शिक्षा देंगे। कहने को तो हम लोग शिक्षक हैं, पर आप किसी से भी पूछ करके देखें हम लोग क्या सिखाएंगे। हम लोग तो अपने ही जीवन को बदलने के लिए, हम तो खुद ही अपने जीवन के दोषों से मुक्त होना चाहते हैं। यहाँ पर सही अर्थों में यहाँ की हवा सिखाती है। जो बच्चे को सिखाती है वो यहाँ का वातावरण सिखाता है, यहाँ का पानी सिखाता है, यहाँ की मिट्टी सिखाती है। गुरुदेव ने जो चिंतन दिया वो ये दिया कि यदि वातावरण ही जागृत जीवंत है तो विद्यार्थी के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मकता का प्रवाह और संचार करता है। और उस भाव को देने के पीछे कारण ये था कि हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं कि इंसान के 2 जन्म होते हैं। एक जन्म तो वो हुआ जहाँ पर रज और वीर्य मिले, एक्स और वाई क्रोमोसोम मिले, आई एम स्टैंडिंग हियर। पर इंसान बनने से व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं आती। मनुष्य बन गया पर मनुष्यता का अभाव है। वो देने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय है कि व्यक्ति मनुष्य बन करके आया है पर उसके अंदर मनुष्यता का संचार हो सके। ये पूज्य गुरुदेव का चिंतन रहा कि मनुष्य का जन्म तो मिल जाता है, मनुष्यता मुश्किल से मिलती है। वो मानवता देने के लिए, इंसानियत देने के लिए, राष्ट्रीयता देने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय बना। 2 ही चीजें जरूरी हैं। जब हम ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने तो भारत के विश्व गुरु बनने के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं। एक तो संस्कृति का पुनर्जागरण और एक अध्यात्म का पुनर्जागरण। इन 2 भावों को केंद्र में लेकर विश्वविद्यालय का विजन लिखा गया। इसके अंदर विद्यार्थी के अंदर जीवन विद्या है। जब इसका विश्वविद्यालय की नींव रखी गई तो कहा गया जीवन विद्या का आलोक केंद्र। विद्यार्थी और सारी चीजों को सीखता है पर जीवन कैसे जीना है वो गुण यदि उसके अंदर विकसित हो पाता है, पुष्पित हो पाता है तो फिर वो अपने जीवन के साथ एक न्याय कर पाता है। उन गुणों को देने के लिए और वैश्विक बंधुत्व की भावना को विकसित करने के लिए ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मिशन रचा गया। और ये भी एक सौभाग्य का विषय है कि सही अर्थों में हम लोग उत्तराखंड का पहला प्राइवेट विश्वविद्यालय है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उत्तराखंड बना और हम लोग बने। हम लोग इस दृष्टि से भी सौभाग्यशाली हैं कि जब ये एक्ट श्रद्धेय कुलाधिपति जी के द्वारा उत्तराखंड के विधानसभा में रखा गया तो हम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि सदन में दोनों तरफ के लोगों ने खड़े होकर इसको उत्तराखंड का पहला विश्वविद्यालय बनाने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। आज वो यात्रा 23 वर्ष पुरानी हुई और इसके अंदर बहुत सारी ऐसे गुणों की अभिवृद्धि हुई। यदि हम लोग देखें तो एक होलिस्टिक करिकुलम है, एक ऐसा करिकुलम है जहाँ पर विद्यार्थी वेदशाला भी देखता है, गौशाला भी देखता है, यज्ञशाला भी देखता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखता है। साथ साथ वो क्या है, टेक्नोलॉजी के अंतिम शिखर को भी देखता है। एक तरफ हम लोग DRDO के साथ मिलकर रफाल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो एक तरफ हमारे शिक्षक मिलकर के योग का जो राष्ट्रीय करिकुलम है उसको प्रतिष्ठित करने की कोशिश करते हैं। तो जो बहुविध तरीका हो सकता है जहाँ पर विद्यार्थी के लिए एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिवनेस की जरूरत है उसको देने का प्रयास यहाँ से किया जाता है। और जो महत्वपूर्ण विषय है उसके अंदर नैतिकता है, उसके अंदर राष्ट्रीयता का भाव आए, उन सबको समाहित करने का प्रयत्न है। और एक जो विशिष्टता है कि श्रद्धेय कुलाधिपति जी जिनको जब राज्यसभा की सदस्यता दी गई तो उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ उसको ठुकराया कि हम लोगों का पथ वो है ही नहीं। वो स्वयं गुरुवार को गीता और ध्यान की कक्षा यहीं इसी सभागार के अंदर कुलाधिपति स्वयं विद्यार्थियों के साथ हर गुरुवार को इंटरेक्ट करने के लिए आते हो। तो उस दृष्टि से देखें तो अद्भुत अद्भुत चिंतन यहाँ पर है। कंपलसरी सोशल इंटर्नशिप है, हम विद्यार्थियों को सब्सिडाइज एजुकेशन देते हैं, ट्यूशन फी है नहीं, खाने का पैसा है नहीं। बदले में हर विद्यार्थी के लिए एक तरीके से अपेक्षा भी है कि वो जिस समाज से इस चीज को ले रहा है उस समाज को लौटा सके, समाज के ऋण से मुक्त हो सके। तो हमने हर विद्यार्थी से प्रार्थना भी करी और विद्यार्थी ने हमारे इस आश्वासन पर खरा उतर करके भी दिखाया कि हर विद्यार्थी से हम कहते हैं कि हम लोगों के 900 चुने हुए गांव हैं भारत के अंदर, कुछ विद्यार्थी नेपाल भी गए, कुछ भूटान भी गए, कि वो वहां जाकर समाज की सेवा करें, तब जाकर के इस ऋण से मुक्त हो पाएंगे। तो एक अद्भुत भाव के साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोगों की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो पार्टिसिपेटिव लर्निंग के साथ साथ है। रिसर्च के अंदर हम लोग बहुत यूनिक एरियाज पर रिसर्च कर रहे हैं।
यज्ञ के ऊपर, यज्ञ के जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक प्रभाव है उन पर तो हर व्यक्ति चर्चा करता है, पर यज्ञ का प्रभाव जो एग्रीकल्चर पर है, यज्ञ का प्रभाव जो जेनेटिक्स पर है, यज्ञ का प्रभाव जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर है, ऐसे विषयों पर हम लोग अकेले हैं जिनने रिसर्च सेंटर की स्थापना करी और इंटरनेशनल जर्नल को चलाते हैं। अलग अलग विषयों पर इंडिजिनस सब्जेक्ट्स जिनको हम लोग कहते हैं, चाहे वो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन हो, चाहे फिर वो इंडिजिनस थेरेपीज हो, चाहे फिर वो इंडिजिनस साइकोलॉजी हो, इन विषयों पर शोध करने वाले हम लोग अकेले हैं। और लगभग 160 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अनुबंध देव संस्कृत विश्वविद्यालय के पास हैं, जिसमें 101 अनुबंध तो अंतर्राष्ट्रीय हैं और 59 के करीब अनुबंध जो है वो राष्ट्रीय परिक्षेत्र में है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक अद्भुत भाव को समेटे हुए। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो डिप्टी वाइस चांसलर थे कैम्ब्रिज के, जब पहली बार आए और अंदर आकर के बैठे, बोले कैन आई गो बैक फॉर 10 मिनट्स, तो मैंने कहा कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? बोले नहीं, आई जस्ट गो बैक। फिर आए लौट करके आए 20 मिनट के बाद, तो मैंने कहा इज एवरीथिंग ओके? तो बोले कि द मोमेंट आई केम इनसाइड आई फेल्ट सो डिफरेंट कि आई वांटेड टू रिकन्फर्म कि इट इज नॉट फिगमेंट ऑफ माय इमेजिनेशन। तो वापस गए, दोबारा से आए ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ही भ्रम हो रहा हो। तो जो वातावरण है वो अपने आप में लोगों को अच्छे उद्देश्य के लिए प्रेरित करता है। आज इस बात का भी हमें गर्व और गौरव है कि हम लोग NEP 2020 के साथ पूरी तरह से अलाइंड है। इंडियन नॉलेज सिस्टम हम लोगों के इंटीग्रल पार्ट के अंदर है। और NEP के लिए तो ये भी सौभाग्य का विषय है कि तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर पोखरियाल जी, वो तुरंत जैसे ही हम लोग NEP 2020 को फुलफिल करने वाले बने, उनने आकर के पहला कार्यक्रम यहाँ किया और इस बात की घोषणा करी कि शायद पूरे भारत के अंदर ये अकेला विश्वविद्यालय है NEP 2020 को पूरी तरह से लागू कर चुका है। तो उस दृष्टि से भी एक लंबी यात्रा रही। ISO सर्टिफाइड है, पहला स्टेट प्राइवेट विश्वविद्यालय है, NAC एक्रेडिटेटेड है, ACU और AIU दोनों का ही पार्ट है। यूनेस्को के साथ हम लोगों का एक ट्विनिंग चेयर प्रोग्राम है कल्चरल हेरिटेज के ऊपर, और WHO के द्वारा नामित योग एक्सपर्ट्स में से एक हम लोग हैं। इंडियन योगा एसोसिएशन ने उत्तर भारत में 2 ही विश्वविद्यालयों को लीडिंग योगा यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी है, उनमें से एक होने का सौभाग्य देव संस्कृत विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। ये कैंपस लगभग 77 एकर्स के अंदर है और पूरी तरह से ग्रीन है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसका लगभग 30 एकड़ क्षेत्र हम लोगों ने बिल्कुल ग्रीन ही छोड़ा है। एक भी पेड़ को किसी भी दृष्टि से कष्ट नहीं हो, इसका प्रयत्न हम लोग करते हैं। आदरणीय ज्ञान मिश्रा मामा जी, जिनने इस हॉर्टिकल्चर को हमारा पूरा स्थापित किया, वो 93 इयर्स के थे और उस अवस्था में भी एक बार हॉस्पिटल में एडमिटेड थे और उनको जाकर के कह दिया कि मामा जी कोई पत्ती को छू रहा है, तो हॉस्पिटल छोड़ करके वो देखने के लिए आए थे। मतलब ऐसा भाव उनका था कि पत्ती को हमारी कोई नहीं छुए। ऐसे अद्भुत भाव को रखने वाले बहुत ही डेडिकेटेड टीम देव संस्कृत विश्वविद्यालय की है। ये 6 ऑडिटोरियम है, उनमें से एक में हम लोग अभी भगवान मृत्युंजय के नाम से जो सभागृह है वहाँ उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला। ये सेमिनार हॉल्स हैं, लाइब्रेरी में लगभग 45,000 से ज़्यादा बुक्स स्थापित हैं, आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हैं, डाइनिंग हॉल्स में लगभग 1500 विद्यार्थी और फैकल्टी एक साथ भोजन कर सकते हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, विजन सेंटर है, एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर है ताकि विद्यार्थी को, चूंकि ये फुली रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय है, विद्यार्थी को अन्यत्र कहीं न जाना पड़े, एक ही जगह पर वो अपनी स्टेशनरी से लेकर जितनी डेली नीड की आवश्यकता है उनको फुलफिल कर सके, लॉन्ड्री से लेकर बाकी चीज़ों को उपलब्ध कर सके। हॉस्टल्स हैं, आपको ये ऑलरेडी शायद आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि यहाँ पर कैंपस के अंदर जितने भवन हैं वो सब नाम या तो महापुरुषों के नाम पर हैं या ऋषियों के नाम पर हैं। तो अरविंद और पाणिनि हम और मार्कंडेय हम लोगों के बालक छात्रावास है, निवेदिता और संघमित्रा हम लोगों के बालिका छात्रावास है। इसके बाद आध्यात्मिक मनोभाव के लिए, जैसा मैंने बताया कि हमारे मिशन में से एक मिशन ये था कि हम यहाँ पर आध्यात्मिक परिवेश की स्थापना कर सकें, तो विद्यार्थियों के दिन की शुरुआत योग यज्ञ ध्यान से होती है और शाम जो है वो प्रार्थना के साथ ही संपन्न होती है। राष्ट्रगान के साथ हम लोग सुबह अपनी कार्यकाल को शुरू करते हैं, तो उसका अंत भी जो है राष्ट्रगान के साथ ही करते हैं। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं भगवान महाकाल का मंदिर है, जहाँ पर हर व्यक्ति सुबह एक बार जाता है। एक स्मृति उपवन है, उसका नाम जो है एक्यूप्रेशर पार्क पड़ गया, क्योंकि हम चलते हैं तो हम लोगों को वहाँ के जो पेबल्स हैं उनके माध्यम से एक्यूप्रेशर होता है। पर भाव बड़ा दिव्य था कि जब मैं पैदा हुआ तो एक पौधा पैदा हुआ, तो हर व्यक्ति की जन्म राशि का पौधा हमने लगाया कि कम से कम एक पौधे के साथ व्यक्ति रहना सीखे तो प्रकृति के साथ रहना सीखता है। तो हर व्यक्ति की जन्म राशि का पौधा वहाँ पर विद्यमान है। वेधशाला है जो अब भारत में 3 ही स्थानों पर रह गई, जयपुर में, दिल्ली में, यहाँ पर। तो एक आध्यात्मिक परिवेश को, आध्यात्मिक मनोभाव को
उससे पुष्ट करने के लिए यहाँ का वातावरण निर्मित किया गया और राष्ट्रीयता के भाव को पैदा करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रगान से शुरुआत होती है, राष्ट्रगान से उसका अंत होता है, पर ये भी आपको देखकर सुनकर बहुत खुशी होगी कि संभवतः हम लोग भारत में अकेला ऐसा स्थान है जहाँ पर तीनों का मतलब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत माता का मंदिर और परमवीर चक्र विजेताओं से सुसज्जित शौर्य दीवार ये एक ही कंपस के अंदर विद्यमान है। और ये भी हम लोगों ने एक अद्भुत प्रकल्प लिया कि जब मातृभूमि मंडपम बना जहाँ भारत माता का मंदिर है, तो उसका अनावरण हम लोगों ने किसी गणमान्य अतिथि से न कराकर 5 से 8 साल के बच्चों से कराया, जिनकी माँ है उन्हीं को रक्षा करने का दायित्व होना चाहिए। तो उन्हीं ने उसका अनावरण किया कि आने वाले वर्षों में उस भारत की सेवा का संकल्प हम लोग ले सकें। इसके साथ साथ जब वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है तो कुछ स्पेशलाइज सेंटर्स को हम लोगों ने बनाया। पूज्य गुरुदेव का एक अद्भुत चिंतन था, समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान। जिन जिन देशों पर भारतीय संस्कृति के किसी न किसी रूप में प्रभाव रहे उनके साथ काम करने का संकल्प हमारा है। एशिया का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा बाल्टिक सेंटर हम लोगों ने स्थापित किया। तीनों देशों के प्रधानमंत्री का आगमन यहाँ पर हुआ और सम्मानित सदस्यों को ये जानकर के बहुत अद्भुत लगेगा कि जब हम लिथुएनियन में देखते हैं तो लिथुएनियन में पूरी भाषा संस्कृत से निकल करके आई। जैसे अग्नि और गायत्री लिथुएनियन में सबसे कॉमन नाम है, इंद्र वायु वरुण कॉमन नाम है, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम इंद्रिकिस है, वहाँ की प्रधानमंत्री का नाम गीतानास है। आप यदि लिथुएनियन में जाए तो ये चक्षुष है, न्यासाज है, मुखाज है, हस्ताज है, पादाज है, फादर इन लो का नाम शशुराज है, ब्रदर इन लो का नाम देवराज है। आज भी अग्नि प्रज्वलित करके उसके फेरे करके वो लोग विवाह को करते हैं। तो इन देशों के साथ हम लोगों का बड़ा गहरा संबंध रहा। वहाँ हम लोगों के 32 के करीब एकेडमिक पार्टनरशिप्स हैं। वहाँ के 3000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को हम लोगों ने यहाँ पर संस्कृत में हिंदी में पारंगत किया और हमारे 54 से ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ एरास्मस कोलैबोरेशन के तहत गए और तीनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों का आगमन भी इस भवन के अंदर हुआ। इसके साथ साथ विश्व बंधुत्व की जब बात आती है तो लोगों की दृष्टि यूनाइटेड नेशन की ओर चली जाती है। यूनाइटेड नेशन के जब हम लोग गोल्स को देखते हैं तो उसमें जिस मॉडल को उन्होंने लिया है पीस बिल्डिंग के लिए, पीस कीपिंग के लिए, पीस मेकिंग के लिए, वो ज़्यादातर वो मॉडल है जिसमें थिंकिंग कंप्लीटली वेस्टर्न है। इसमें कोई दोष नहीं, पर भारत से ज़्यादा शांति और सद्भाव की बात करने वाला दूसरा कोई हुआ ही नहीं। बुद्ध यहाँ हुए, महावीर यहाँ हुए, महात्मा गांधी यहाँ हुए, मुदगल यहाँ हुए। तो उस चिंतन को देने के लिए भी एक संस्थान होना चाहिए। तो हम लोगों ने माननीय नायडू जी की अध्यक्षता में सेंटर की स्थापना करी और यहाँ पर जो विद्यार्थी बर्मिंघम से ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कैम्ब्रिज और विंचेस्टर जैसे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी यहाँ से ट्रेन होकर के गए। तो एक अद्भुत चिंतन को देने वाला विश्वविद्यालय। और उसके बाद जैसा यहाँ का भाव है कि बच्चे को हर तरीके का डेवलपमेंट हम लोग दे सकें, तो उसके कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए कैरियर गाइडेंस सेंटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर है, जहाँ पर पिछले 5 वर्षों के अंदर 24 से ज़्यादा पेटेंट उनको प्राप्त हुए हैं और उनके जो हेड हैं उनकी पीएचडी को आयरलैंड ने सबसे अच्छी पीएचडीज में से एक करार दिया और बहुत ही डाइवर्स एरियाज में वो लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों का अपना इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग सेंटर है, एक ट्रैवल सॉल्यूशन है, एक देव संस्कृति भारत में है तो क्रिकेट व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है तो देव संस्कृति क्रिकेट एकेडमी है, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक ट्रेनिंग सेंटर है और एक सेंटर फॉर ताइशी भी है। तो यदि अब हम लोग एक पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो इस बात को बड़े सहजता के साथ अनुभव कर सकेंगे कि जहाँ पर राष्ट्र के भाव भी हैं, अध्यात्म के भाव भी हैं, विद्यार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देने का प्रयत्न कर रहे हैं, इंक्यूबेशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ट्रैवल सॉल्यूशन भी देने की कोशिश कर रहे हैं और ताइची भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एकेडमिक्स की ओर मुड़ते हैं। विश्वविद्यालय के अंदर 4 स्कूल्स हैं, 9 फैकल्टीज़ हैं। उनमें से हम लोगों की पहली जो स्कूल है वो इंडोलॉजी की है और इंडोलॉजी के अंदर हम लोग हर उस विधा को सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके लिए भारत जाना जाता है। योग में, आयुर्वेद में, होलिस्टिक हेल्थ में, इन सारी विधाओं में ट्रेनिंग देने के लिए हम लोगों का इंडोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें 3 फैकल्टीज़ हैं। इसमें योग की दृष्टि से हम लोग सबसे समृद्ध हैं। भारत की सबसे प्रतिष्ठित स्कॉलर्स जो है वो हम लोगों के योग डिपार्टमेंट के अंदर हैं। 99 से ज़्यादा पीएचडी यहाँ पर योग के क्षेत्र में हो चुकी हैं और भारत में हाईएस्ट नंबर ऑफ नेट और जेआरएफ हमारे कैलकुलेशन से नहीं बल्कि आयुष के कैलकुलेशन से इसी विश्वविद्यालय से निकल करके आए हैं। इसके साथ साथ फैकल्टी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिसमें हिंदी, संस्कृत, वैदिक स्टडीज़, उसके भी जो प्रोफेसर हैं वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्कॉलर्स में से एक हैं। पिछले 10 वर्षों के अंदर उनकी 75 से ज़्यादा पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी 3 दिन पहले ही उनका त्रिपुरा रहस्य जो है 3 भागों में प्रकाशित हुआ। महाकाल संहिता को लिखने का कार्य उन्होंने किया। भारत के प्रतिष्ठित स्कॉलर्स में से एक हैं। फिर हम लोगों की जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर का डिपार्टमेंट है वो भी अद्भुत है। उसमें मैं बताना
चाहूँगा कि अब जब बाकी जगहों से धीरे धीरे करके इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक विदा हो रहा है, तो अब तबले में, पखावज में पीएचडी कराने वाले हम लोग शायद भारत के चुनिंदा संस्थानों में से एक रह गए। तो जो भाव है, आप लोग तो इतने गंभीर ज्ञान को लेकर के बैठे हैं। इसके साथ दूसरा टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का क्षेत्र है। तो एक तरफ पूरा कन्वेंशनल विजडम है, तो एक तरफ पूरा मॉडर्न है, और उसमें अच्छी अच्छी फैकल्टी जैसे हिमेश रेशमिया जी है, आशुतोष गोवारीकर जी है, कैलाश खेर जी हैं, दिशा वकानी जी हैं, वो आकर विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन का कार्य, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन का कार्य यहाँ संपन्न करते हैं। उसमें 2 फैकल्टीज हैं टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, टूरिज्म, बैचलर से लेकर पीएचडी प्रोग्राम है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन की फैकल्टी है, उसमें जर्नलिज्म से लेकर के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स की फैकल्टी है। तो जहां हम लोग संस्कृत की दृष्टि से भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्कॉलर को लेकर के यहाँ बैठे हैं, वहाँ एनिमेशन की दृष्टि से भी बैठे हैं। बाहुबली अकेले में 20 के करीब विद्यार्थी हमारे थे, लाइफ ऑफ पाई में, किंग्स स्पीच में, छावा में, इन सारे में हमारे विद्यार्थी जो है किसी न किसी रूप में कार्य करते रहे। और ये देख करके आपको खुशी होगी कि आज कंपोजिटिंग के वर्क में, जिसको हम लोग लेयरिंग का वर्क कहते हैं, उसमें नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बेहतर सेंटर के रूप में हमारा सेंटर जो है प्रख्यात है। और शायद कुर्ता धोती पहन करके इस कार्य को करने वाले तो हम अकेले ही होंगे। उसके बाद तीसरा स्कूल ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज और फाउंडेशन कोर्सेज का है। उसमें हम लोग इंग्लिश, एजुकेशन, साइकोलॉजी, जिसमें से साइकोलॉजी हम लोगों के लगभग स्थापना करने वाले विषयों में से एक रहा, और ओरिएंटल स्टडीज, रिलीजियस स्टडीज, फिलोसफी, इन सारे क्षेत्रों में हम लोगों के पास वर्क है। इसमें से विशेष रूप से लाइफ मैनेजमेंट की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इतना गहरा भाव कुलाधिपति जी का रहा। उन्होंने कहा कि बच्चा हर कुछ मैनेज करना सीखता है, पर यदि जीवन को ही मैनेज करना नहीं सीखेगा तो फायदा क्या है। तो वहां पर छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज, आपको बिस्तर कैसे सजाना है उससे लेकर के दिनचर्या का मैनेजमेंट, वहां से लेकर रिलेशनशिप का मैनेजमेंट, वहां से क्रिएटिव एक्सीलेंस, वहां से लेकर स्पिरिचुअल एक्सीलेंस, मतलब बच्चा छोटी चीज से लेकर के बड़ी चीज अपने जीवन को कैसे विकसित करे, इस सब की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो सबसे उसमें अद्भुत बात है, हर टीचर जो यहाँ बैठा है उसका टीचर है। हमने उसको ये नहीं कहा कि लाइफ मैनेजमेंट एक विभाग का सब्जेक्ट है, हर व्यक्ति को वो सिखाना है। तो हर टीचर अपनी अपनी कैपेसिटी में, चाहे वो एनिमेशन का है, चाहे वो जर्नलिज्म का है, चाहे कंप्यूटर साइंसेस का है, वो उसको देने का प्रयत्न करता है। जैसा आप अनुभव कर सकते हैं कि लगभग हर विधा में हम लोगों ने प्रयत्न किया कि हम लोग विद्यार्थी को कुछ अच्छा ज्ञान दे पाने की स्थिति में हो। और एक, अब ये सोचें कि विद्यार्थी अंदर प्रवेश कर गया है, अंदर प्रवेश करते से ही जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है कि यहाँ पर पहले दिन में कोई वेलकमिंग सेरेमनी नहीं है, बल्कि इन्वोकेशन सेरेमनी है। उसको ज्ञान दीक्षा के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। तैत्तरीय उपनिषद के तृतीय वल्ली के जो मंत्र हैं, उसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों जमीन पर बैठकर इसी सभागार के अंदर कुलाधिपति जी के द्वारा और विशिष्ट आध्यात्मिक विभूतियों के द्वारा उस संकल्प को ग्रहण करते हैं कि हम लोग आज इस शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं क्योंकि समाज ने हमको बनाने के लिए मेहनत करी, अपना श्रम दिया, अपनी प्रतिभा दी, अपना मनोयोग दिया, अपना अर्थ दिया। तो हम समाज को क्या दे सकते हैं। इस भाव के साथ ये ज्ञान दीक्षा का शुभारंभ यहाँ हुआ। और जब माननीय शिक्षा मंत्री जी का आगमन हुआ था तो उनने उस दोपहर को ही, मतलब अगले दिन की भी प्रतीक्षा नहीं करी, उनने उस दोपहर को यूजीसी का नोटिस निकलवाया कि हर विश्वविद्यालय को इसी परंपरा पर विद्यारंभ करने की आवश्यकता है। तो ज्ञान दीक्षा, और उसके तुरंत बाद विद्यार्थी जो है वो ओरिएंटेशन सेरेमनी के लिए जाता है, उन्मुखीकरण। हम लोग जैसी अपेक्षा है उस दृष्टि से 4 से 7 दिन का ओरिएंटेशन विद्यार्थी के लिए रखते हैं। सामान्य नियमों से लेकर जो यहाँ के अपनी परंपराएं हैं और जो भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है, स्टूडेंट वेलफेयर का सिस्टम है, और जो जो चीज़ें उनको सीखने की आवश्यकता है उन सब से परिचय कराने का क्रम इन दिनों में संपन्न होता है। और उसके बाद ये कल्पना करें कि विद्यार्थी आ गया। विद्यार्थी जब यहाँ आ गया तो यहाँ पर रैगिंग जैसी बात ना आज तक हुई है और ना कभी होने की संभावना है। बल्कि होता ये है कि जो लोग सीनियर हैं वो जितने जूनियर विद्यार्थी हैं पहली बार आए उनका स्वागत करते हैं। वो जो समारोह हुआ जिसमें सीनियर जूनियर्स को आमंत्रित कर रहे हैं वो है उत्कर्ष। और जब उनके जाने का समय आया तो उनको बजाय वेलफेयर देने के, उनको फेयरवेल देने के, वो क्या करते हैं, अभ्युदय। इधर से आए तो उत्कर्ष है, इधर से गए तो अभ्युदय है। और जो हम लोगों का वार्षिकोत्सव है वो उत्सव के नाम से जाना जाता है। हम लोगों की एल्यूमिनाई एसोसिएशन आवाहन के नाम से जानी जाती है। और जब यहाँ रहता है तो विभिन्न तरीके के स्टूडेंट क्लब्स में विद्यार्थी को किसी न किसी रूप में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर पाने का सौभाग्य मिलता है, चाहे वो जिज्ञासा हो, चाहे शूरमा हो, चाहे वो कृति हो। इस तरीके से उसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को इंश्योर करने का काम हम लोग करते हैं। एक छोटी सी झलक आपको हमारे उत्सव की दिखाना चाहते थे।
आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अंत में हम लोगों के विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य क्या? पहला तो उस चरित्र का निर्माण जो हम एक अच्छे नागरिक से अभिप्सा रखते हैं, उस क्षमता का अभिवर्धन जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने फैकल्टी के अंदर, अपने विभाग के अंदर अच्छा बन पाता है, और तीसरा भारतीय संस्कृति के प्रति भावों को उसके अंदर जागृत करना। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पढ़ने योग्य लिखा जाए इससे लाख गुना बेहतर है कि लिखने योग्य किया जाए। क्या हम पढ़ा रहे हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हम बना रहे हैं, उसके अंदर हम लोग किस तरीके के गुणों का विकास कर रहे हैं, इस पर हम लोगों की दृष्टि ज़्यादा रहती है। और इसी भाव के साथ यहाँ के सारे स्ट्रक्चर का निर्माण है। ये भावी था जिसके कारण श्रद्धेय कुलाधिपति जी स्वयं हर गुरुवार को गीता और ध्यान की कक्षाएं, जिसमें हर शिक्षक, हर विद्यार्थी, यहाँ तक के अभिभावक, यहाँ तक के आसपास के जो गेस्ट हैं वो भी आकर के इसमें सम्मिलित होते रहे। तो एक उसके पीछे का भावी था जिसने चरित्र के निर्माण के कार्य को संपन्न किया। और उसी भाव के साथ इंटर्नशिप का मॉडल है। चूँकि विद्यार्थी सब्सिडाइज एजुकेशन को ले रहा है तो हमने भाव ये रखा कि हर विद्यार्थी जाने से पहले 1 महीना समाज के लिए निःशुल्क दे करके आए, उसकी जो अपनी फैकल्टी उसमें दे के आए। साइकोलॉजी का विद्यार्थी साइकोलॉजी में काम करे, योग का विद्यार्थी हेल्थ में करे, एजुकेशन का विद्यार्थी स्कूल में पढ़ा करके आए, पर वो अपनी विधा में दे और देने के साथ साथ राष्ट्र के जागरण का काम करे। आज इतने 23 वर्षों के इतिहास में 85,000 से ज़्यादा कार्यक्रम हमारे विद्यार्थियों के द्वारा पूरे भारत के अंदर और दुनिया के कोने कोने के अंदर किए गए। एक अद्भुत संकल्प यहाँ पर शुरू किया, डिग्री हो पाना तो 5 वृक्ष लगाना। माननीय कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे, उनका आगमन हुआ था, उस समय में इस कार्य को शुरू किया था कि हर विद्यार्थी के लिए 5 पेड़ लगाने जरूरी हैं, तब जाकर वो डिग्री को प्राप्त कर पाता है। तो इट इज़ एन एसेंशियल ड्यूटी फॉर एवरीवन टू डू इट, कि यदि आपको डिग्री पानी है तो कम से कम 5 वृक्ष तो लगाने ही लगाने हैं। वो अपने सोशल कंसेंशियसनेस को पूर्ण कर सके। और एक हर वर्ष हम लोग ये योग और संस्कृति का उत्सव करते रहे। ऊसिन्स डे का फेस्टिवल है, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ऊसिन जो शब्द है लाटवियन में भगवान सूर्य का नाम है, उषा से शब्द निकल करके आया है। और इस कार्यक्रम को जब हमने किया तो वहाँ के 200 से ज़्यादा कलाकार इस कार्यक्रम में करने के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि उनकी दृष्टि में सूर्य का देश भारत का देश है। तो सब लोग वहाँ से लेकर के यहाँ पर आए। ये अलग अलग जो जर्नल्स हैं जो यहाँ से पब्लिश होते हैं, चाहे हम लोगों का देव संस्कृति इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल हो, इंटरनेशनल जर्नल यज्ञ रिसर्च का हो, हमारे संचार विभाग के द्वारा संस्कृति मंजूषा, संस्कृति संचार या रिनोसा का प्रकाशन हो, हमारे हिंदी विभाग के द्वारा ज्ञान प्रभा का हो, ऐसे विभिन्न पब्लिकेशन जो यहाँ से पब्लिश होते रहे। ये जो उस क्रम में अनेकानेक ऐसी गणमान्य विभूतियाँ जिनके जीवन से व्यक्ति कुछ सीख सकता है। तो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हों, ओसबोले जी रहे हों, यहाँ के उत्तराखंड के गवर्नर जिनका 27 बार से ज़्यादा आगमन यहाँ हुआ, भारत की सेना के अध्यक्ष जनरल पुरी जी, रूबल नागी जी जिनने कश्मीर में बहनों को आगे बढ़ाने का बहुत अद्भुत कार्य किया, ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं और ये कहते हैं कि आप अपने जीवन से लोगों को सिखाने का कार्य करें। लर्न फ्रॉम लीडर्स उसी भाव के साथ बना हुआ कॉन्सेप्ट था। माननीय वाजपेयी जी, प्रशांत किशोर जी, कैलाश सत्यार्थी जी जो हम लोगों के कन्वोकेशन के अध्यक्ष भी रहे, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री शेखावत जी जो संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं। और आज जब बच्चों के प्लेसमेंट की बात आती है तो शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां विद्यार्थी प्लेस ना हो। 27 से ज़्यादा देशों में विद्यार्थी प्लेस्ड हैं, हर जगह पर विद्यार्थी किसी न किसी कैपेसिटी में कार्य कर रहा है। तो उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छी तरह से सुदृढ़ तरीके से देव संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा संपन्न किया जाता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से विश्वविद्यालय के कामों की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम लोगों को सौभाग्य मिला कि जिन 3 संस्थानों के साथ ये यात्रा आरंभ हुई उसमें से पहले हम थे और उन 3 संस्थानों में से एक रहे। जब पहली मीटिंग भी सुषमा स्वराज जी ने ली थी तो उसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय को, गायत्री परिवार को ही आमंत्रित किया गया था। किंग चार्ल्स के साथ मिलकर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के इनिशिएटिव में इस वर्ष लिया गया। वो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रकल्प है। उसी के आधार पर ये साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिकन्सिलिएशन निकल करके आया। बाल्टिक सेंटर जिसके विषय में मैंने बताया, साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिकन्सिलिएशन, टेम्पल्टन प्राइज़। फिर हम लोग सेनेट में रहे, ICCR की गवर्निंग काउंसिल में रहे, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, दोनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर पाने का सौभाग्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय को मिला। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में रहे, ये भी सौभाग्य हम लोगों को मिला कि भारत गौरव अवार्ड मिले। इंटरनेशनल रिलेशंस पीस अवार्ड भी हम लोगों को मिला। और आज ये भी अद्भुत है कि यूनाइटेड नेशन ने जब फेथ ऑर्गेनाइजेशंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने के लिए बॉडी को बनाया तो उसमें पूरे एशिया की, इवन नॉट चाइना, एशिया का रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार और वो अवसर हम लोगों को मिला।
ग्लोबल साउथ लीडरशिप काउंसिल जो पूरे ग्लोबल साउथ को देखती है, उसमें भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इरास्मस प्लस अभी 7 देशों के साथ लेने वाले चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से हम लोग एक हैं। 101 के करीब हम लोगों के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध हुए, जिसमें विभिन्न देशों के साथ जो कोलैबोरेशन साइन हुए हैं उसके फोटोग्राफ्स हैं। और उसके बदले में जो अनेकों जगह से विद्यार्थी, जैसे पिछले 5 वर्षों को ही लें तो 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल वर्कशॉप हम लोग कर चुके हैं, 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो चुका है और 5000 से ज़्यादा विद्यार्थी प्रतिभागी किसी न किसी रूप में यहाँ पर भाग ले चुके हैं। ये उनके आने के फोटोग्राफ्स हैं। फिर गणमान्य अतिथियों की बात आती है तो माननीय राष्ट्रपति जी, जो वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं, उनने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि मैं किसी एक जगह पर भारतीय संस्कृति को जागृत भी पाती हूँ, जीवंत भी पाती हूँ, तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो मुख्यमंत्री होने के नाते भी उनका कई बार आगमन हुआ और प्रधानमंत्री होने के साथ भी आगमन हुआ। माननीय कोविंद जी, जिनका यहीं पर हम लोग जहां अभी बैठे हैं, उनका कार्यक्रम चूंकि कोविड के मध्य में हुआ था, तो इस समय में सिर्फ वो फैकल्टी के साथ ही इंटरेक्ट कर पाए थे, विद्यार्थियों के साथ नहीं कर पाए थे। उस समय के कार्यक्रम की झलकियाँ माननीय उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला जी और विभिन्न ऐसी गणमान्य विभूतियाँ जिनका अलग अलग समय में यहाँ आना होता रहा, चाहे श्री जयशंकर जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, नितिन गडकरी जी हों, या अलग अलग क्षेत्र के अपने प्रतिष्ठित विभूतियाँ हों, उन सब के आगमन की झलकियाँ यहाँ देख पाने की स्थिति में है। मैं इस दृष्टि से भी बताना चाहता हूँ कि जैसे भारत के प्रशासनिक जगत के महत्वपूर्ण लोग रहे हों या भारत के उद्योग जगत के रहे हों, जैसे रिलायंस के जो डायरेक्टर हैं मैसवानी जी, या राधिका मर्चेंट जी जो अंबानी की और एनकोर हेल्थ केयर की हेड हैं, या निरंजन हीरानंदानी जी या एशियन पेंट्स के हेड जलजदानी जी, ये लोग भी हम लोगों की इंडस्ट्री काउंसिल का हिस्सा हैं और सभी के सभी विद्यार्थियों को किसी न किसी रूप में गाइड करने का प्रयत्न भी करते हैं। आयरलैंड की राष्ट्रपति मैरी मकलीस, जिनके विषय में मैंने पहले उल्लेख किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जूलिया गलार्ड, जो हम लोगों के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी अध्यक्ष रहीं, प्रिंस जो जॉर्डन के हैं, वैसे तो जॉर्डन के प्रिंस हैं, पर इनकी जो पुस्तक है इसका अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन से कोविड शुरू होने से ठीक पहले किया था। तो भारत के ऊपर नोटेबल अथॉरिटीज़ में से एक है। ऐसे जो विभिन्न जगहों के अध्यक्ष हैं जिनका अलग अलग समय में यहाँ पर आगमन हुआ, उन सब के आगमन की झलकियाँ हम यहाँ देख पा रहे हैं। और अंत में मैं बताना जेरी वाइट जो नोबेल प्राइज़ विनर रहे, या रबाई अलोन जो अभी जेरूसलम के हेड हैं, ऐसे प्रतिष्ठित लोग, बेला हवानी जिनको आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, इनने टच स्क्रीन की खोज करी थी। और भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स की दृष्टि में उनका बनाया गया संगठन जो है वो आज भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है। डेप्यूटी वाइस चांसलर कैम्ब्रिज के, इनको आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये जो ऊपर देख पा रहे हैं डॉक्टर एलन कूपर, वो ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर रहे। ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जब हम लोगों ने कार्यक्रम संपन्न किया था इसी वर्ष की फरवरी को, तब का फोटोग्राफ है। ये विभिन्न जगहों के जो अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों का यहाँ पर आगमन हुआ, जैसे कि कॉमनवेल्थ की हेड हैं हर एक्सीलेंसी बैरोनेस स्कॉटलैंड, वो पूरे कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल रहीं और यहाँ पर उन्होंने डेडिकेटेड कार्यक्रम को दिया। नोबेल प्राइज़ कमेटी की जो डेप्यूटी लीडर है डॉक्टर आसले तोहे, उनका आगमन हुआ था इन्हीं दिनों में, पिछले वर्ष ठीक यही समय था, 2 जून को उनका आगमन हुआ था। फिर हम लोग ने जब बहरीन में अपना सेंटर बनाया था तो बहरीन के किंग स्वयं उसका अनावरण करने के लिए आए थे। और फिर जब हम लोगों ने आबू धाबी में किया तो शेख नयान, जो कहीं जाते नहीं हैं पर वो भी इस सेंटर का उद्घाटन करने के लिए आए। और हिरोशिमा में हम लोगों को सौभाग्य मिला कि जब पहली बार ऐसी कॉल आई, क्योंकि हिरोशिमा में इसको करने के पीछे कारण यही था कि पिछले सदी की जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो उस समय न्यूक्लियर थी और उसकी जो दुर्घटना घटी उससे सभी परिचित हैं। तो इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो गलत हाथों में न चली जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हिरोशिमा में उन लोगों ने रोम कॉल को किया था और उसमें भारत और पूरी एशिया का प्रतिनिधित्व कर पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। ये बिल्कुल अंत की तरफ जब हम आते हैं तो हम लोगों के कन्वोकेशंस की अध्यक्षता, पहले की अध्यक्षता माननीय उपराष्ट्रपति जी भैरव सिंह शेखावत जी के द्वारा की गई, दूसरे की अध्यक्षता माननीय श्री कलाम जी के द्वारा की गई। उसके बाद फिर मार्गरेट अल्वा जी, श्री प्रणब मुखर्जी जी जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, श्री कैलाश सत्यार्थी जी और श्री ओम बिरला जी के द्वारा उन कन्वोकेशन सेरेमनीज़ की अध्यक्षता की गई। ये सौभाग्य भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय को मिला कि इसके इंसेप्शन से लेकर, कंसेप्शन से लेकर अब तक
लगभग हर राइनिंग प्रेसिडेंट का आगमन यहाँ किसी न किसी कैपेसिटी में हुआ, जो सामान्य रूपेण नहीं हो पाता है। अंत में अलग अलग बिल्कुल अंतिम चरण में है, अलग अलग जो महापुरुष हैं उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, उनको बस मैं चला करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। इतनी देर तक आपने इन बातों को बहुत धैर्य के साथ सुना, उसके लिए आपको और ऑनलाइन सभी सदस्यों को हृदय से बहुत सारा धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।